नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयर के बारे में। हाल ही के दिनों में इस स्टॉक को लेकर मार्केट में काफ़ी चर्चा हो रही है और इसकी वजह इसका प्राइस मोमेंटम है। फिलहाल यह शेयर लगभग 97 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी क्लोज हुआ है और आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। जब किसी स्टॉक में अचानक ऐसी गिरावट आती है तो इन्वेस्टर के मन में स्वाभाविक रूप से कई सवाल उठते हैं। क्या यह सिर्फ एक छोटी सी गिरावट है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा ट्रेंड बन रहा है? इसलिए इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे सिचुएशन को थोड़ा शांत दिमाग से समझे और देखें कि आखिर इस समय आरएफसी में क्या चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यह शेयर अपने ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल वाले प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। जब कोई स्टॉक अपने ओएफएस प्राइस के नीचे चला जाता है तो मार्केट में एक तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि जिन लेवल पर सरकार या प्रोमोटर्स ने शेयर बेचे थे, मार्केट अभी उसके भी नीचे वैल्यू दे रहा है। इसके साथ साथ एक और टेक्निकल चीज़ हुई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो 100 रुपीज़ का जो लेवल था वो लंबे समय से एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब वह लेवल टूट चुका है। जब ऐसा कोई लेवल टूटता है तो शॉर्ट टर्म में मार्केट का मूड थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और कई ट्रेडर्स सावधानी बरतने लगते हैं। हालांकि इस गिरावट के बीच कंपनी की तरफ से एक अपडेट भी आया है जो डिविडेंड से जुड़ा हुआ है। आईआरएफसी ने अपने शेयर होल्डर के लिए ₹1.5 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। यानी अगर किसी निवेशक के पास इस डिविडेंड के शेयर है तो हर शेयर पर उसे ₹1.5 का डिविडेंड मिलेगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ जिसे समझना जरूरी है वो है रिकॉर्ड डेट। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए 13 मार्च 2026 की रिकॉर्ड डेट तय की है। आसान भाषा में समझे तो अगर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते तो आपको 12 मार्च तक शेयर खरीदकर अपने पास रखना होगा, यानी होल्ड करना होगा। जो निवेशक उस समय तक शेयर होल्ड करेंगे वही इस डिविडेंड के हकदार होंगे। जहां तक डिविडेंड के भुगतान की बात है तो आमतौर पर कंपनी डिक्लेरेशन के लगभग 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान कर देती है, यानी पेमेंट करती है। इसलिए संभावना है कि अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते के आसपास यह अमाउंट निवेशकों के अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। हालांकि यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि डिविडेंड मिलना एक पॉजिटिव फैक्टर ज़रूर होता है, लेकिन हमेशा सिर्फ डिविडेंड देखकर ही निवेश का फैसला लेना सही नहीं माना जाता। अब दोस्तों, अगर हम थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक को देखें तो फिलहाल इसका ट्रेंड थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट और मूविंग एवरेज को देखने पर यह साफ दिखाई देता है कि 98 रुपये से 100 रुपये के बीच का जो जोन था वह काफ़ी समय तक एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। लेकिन अब जब यह सपोर्ट टूट चुका है तो शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ और प्रेशर बन सकता है। इसी वजह से कई ट्रेडर्स और एनालिस्ट यह मान रहे हैं कि जब तक यह शेयर दोबारा 100 रुपीज़ के लेवल तक नहीं जाता और सस्टेन नहीं करता उसके ऊपर, तब तक नई बाइंग करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ऐसे समय में थोड़ा इंतजार करना और मार्केट का रिवर्सल कंफर्म होने देना ज़्यादा समझदारी भरा कदम माना जाता है। अगर हम मार्केट एक्सपर्ट और अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की राय देखें तो यहाँ काफ़ी अलग अलग व्यू सामने आता है। हालांकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कुछ ब्रोकरेज हाउसेस जैसे आईसीआईसीआई और जीएम का मानना है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का लगातार फोकस आईआरएफसी के लिए भविष्य में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन टेक्निकल व्यू की बात करें तो फिलहाल स्टॉक का एक कंसोलिडेशन या थोड़ा बेरिश फेस में माना जा रहा है और कुछ प्लेटफॉर्म इसे स्ट्रॉन्ग सेल भी बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई गारंटी नहीं होती कि बड़े ब्रोकरेज हाउस फंड का और जो एनालिटिक्स है उनका टारगेट उन्होंने बताया वो कन्फर्मली या 100% श्योर होता है, कन्फर्म ये पहुंच सकता है। ये उनका एक अजम्पशन होता है। अलग अलग एनालिस्ट का व्यू अलग अलग होता है, तो अगर आप उसके हिसाब से काम करोगे तो आप फंस जाओगे। तो अपने आप को एक सलाह दो कि मैं रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग काम करूंगा, बिजनेस को फॉलो करूंगा, कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को समझकर काम करूंगा, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर या ट्रेडर जो भी हो आप बन सकते हो। तो दोस्तों, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों, इस पूरे सिचुएशन को अगर थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट का ओवरऑल मूड है। जब मार्केट कमज़ोर में रहती है तो अच्छे स्टॉक भी कई बार दबाव में आ जाते हैं। ऐसे में जल्दबाजी में कोई फैसला लेने की बजाय बड़े लेवल्स को ध्यान से देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है तो 64 का एक लेवल एक
संभावित यानी बड़ा मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। फाइनल मोमेंटम हमेशा मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर ही निर्भर करता है। अंत में एक बहुत साधारण लेकिन ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। 1.5 रुपये का डिविडेंड अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए गिरते हुए स्टॉक में एंट्री ली जाए। कई बार निवेशक डिविडेंड के लालच में जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, लेकिन अगर स्टॉक का ट्रेंड कमज़ोर हो तो उस छोटे से डिविडेंड से ज़्यादा नुकसान प्राइस गिरने से हो सकता है। इसलिए ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि जब तक यह शेयर दोबारा 100 रुपये के ऊपर जाकर अपनी पकड़ मजबूत नहीं करता, तब तक इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश होना थोड़ा बेवकूफ़ी हो सकता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना भी होता है। सही समय का इंतज़ार करना कई बार सबसे अच्छी स्ट्रेटजी साबित होता है। इसलिए किसी भी स्टॉक में फैसला लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें, अपना रिस्क, इन्वेस्टमेंट और हॉरिज़ॉन को समझें और उसी हिसाब से निर्णय लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।